चलो बच्चों, आज शुरू करते हैं पाठ नंबर 17 केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें क्या होती हैं, इसमें अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले बता दूं कि इसमें से क्या होता है कि 6 नंबर का एक सवाल हमारे परीक्षाओं में पूछा जाता है और बहुत ही आसान होता है। तो ये जो अध्याय है परीक्षा के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी भी ज़रूरी होते हैं, लेकिन इसमें से क्या है, बहुत आसान सा एक सवाल आता है। या तो समांतर माध्य या मध्यिका या बहुलक पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें ये 3 चीज़ें हैं। समांतर माध्य, तो समांतर माध्य क्या होता है उसको समझेंगे। फिर समांतर माध्य निकालने के कई तरीके होंगे, 2 से 3 तरीके होंगे समांतर माध्य निकालने के, तो उन सबको पढ़ेंगे हम इसमें। फिर उसके बाद मध्यिका और फिर उसके बाद बहुलक। और फिर ये पाठ वैसे देखने में ये बहुत बड़ा लगता है ये वाला अध्याय, लेकिन है बहुत आसान। अब उसके बाद जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो बेटा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी हम वीडियो कंटिन्यू बनाएंगे। अब पहले जो आसान टॉपिक हैं पहले उन पे वीडियो कवर करेंगे, फिर उसके बाद बाकियों को भी करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, समांतर माध्य या औसत, मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है। समांतर माध्य कहो या औसत कहो, दोनों शब्दों का एक ही मतलब होता है। जैसे मान के चलो तुम्हारे किसी टेस्ट हुए स्कूल में आयोजित, अब तुम्हारे टेस्ट में जैसे 5 विषय के टेस्ट हुए, तो मानो एक विषय में आए तुम्हारे 10 नंबर, एक में आए 12 नंबर, 20 में से या कितने में से भी, एक में आए 15 नंबर, एक में आए 5 नंबर, एक में आए 2 नंबर। तो तुमसे पूछा जाए कि इनका समांतर माध्य निकालिए। तो समांतर माध्य निकालने का मतलब होता है कि इन सबको जोड़ दो, जोड़ने के बाद अब फिर जो भी संख्या आएगी उसको 1 2 3 4 5 से भाग दे दो। तो ऐसा करने से जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो उसी को हम औसत कहते हैं। कि जितनी भी संख्याएं दी हैं उन सबको जोड़ दो और जोड़ने के बाद ये जितनी भी संख्याएं हैं उतने से भाग दे दो। जैसे इनको जोड़ने पे कितना आएगा, 10 12 22, 10 32, 5 37, 42, 2 44, 44। और फिर इसको 5 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 5 से 8 बार 40 और 5 से 8 बार, तो ये 8.8। तो ये इनका औसत आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम ऐसे औसत निकालते हैं किसी भी चीज़ का। जैसे कोई क्रिकेटर होता है तो उसका होता है ना कि इसका औसत इतना है 40 का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर मैच में 40 रन बनाता है। हो सकता है किसी में 100 बनाए, किसी में 200 बनाए, किसी में 0 भी बनाए, किसी में 5 बनाए, लेकिन उसकी जितनी भी उसने इनिंग खेली हैं, पारियाँ खेली हैं, उन सबको जोड़ के और फिर उसको भाग दे देते हैं हम, जितनी भी उसकी टोटल पारियाँ हैं। तो औसत या समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, पहले तो जो भी हमें आंकड़ा दिया हुआ है, आंकड़ा मतलब संख्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंकड़ों का योग बटे में कुल आंकड़ों की संख्या, कि जितने भी आंकड़े हमको गिवन हैं, जो दिए हुए हैं, उनको पहले जोड़ दो और फिर उसके बाद जितने भी वो आंकड़े हैं उतने से भाग दे दो। तो ये हो गया इसका सूत्र निकालने का। तो चलो अभी एक सवाल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है, यदि एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक इतने दे रखे हैं तो उनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक, ठीक है, 10 बच्चों के इतने अंक मिले हैं, तो उनका औसत बताना है, औसत या समांतर माध्य। तो क्या करना है, सबको जोड़ना है। पहले सूत्र लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों का योग कैसे करेंगे, इन सब को जोड़ के लिख देंगे ऐसे, 52 75 40 70, सबके बीच में प्लस का चिन्ह लगा देना है, 43 40 65 35 48 52 और बटे में ये कितनी संख्याएं, 10। तो अब इनको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 2 5 7 7 7 7 3 10 10 5 15 15 5 20 20 8 28 28 और 2 30, 3 हासिल का, 3 5 8 8 4 12 12 3 15 15 6 21 4 25 4 29 29 7 36 4 40 40 7 47 और 5 52, तो 520/10। अब 10 से भाग देने पे ये सीधा सीधा 52 इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये आ गया इसका समांतर माध्य।
तो देखो अगला जो प्रश्न है सेम बिल्कुल वैसे ही है कि एक विद्यालय में कुछ वेतन क्या दे रखा है कि 1720 है, 1750, 1760 और 1710 है, तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का तो हम जान चुके हैं, सूत्र क्या है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो आंकड़ों का योग करेंगे, योग मतलब इनके बीच में धन प्लस का चिन्ह लगाएंगे और फिर नीचे कितना लिखेंगे, जितने ये हैं इनको गिन के 1 2 3 और 4, कितने ये टोटल 4। अब इनको पहले जोड़ दो, जोड़ेंगे कैसे, 0 0 0 0, तो बाद में तो 0 आएगी। 1 1 6 7 5 12 2 14, 1 आएगा हासिल का, 1 और 7 8 8 7 15 15 7 22 22 और 7 29, 2 हासिल का, 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, और इसको भाग देंगे 4 से। अब 4 से भाग या तो साइड में रख के दे लो या सीधा दे दो, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 2 9 29, 4 7 28, 1 बचेगा, 1 और 4 14, 4 3 12, 2 0 और 4 5 20, तो 1735 रुपया इसका समांतर माध्य आ जाएगा। ठीक है, चलो तीसरा सवाल क्या कहता है कि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 है, तो x का मान बताइए। अभी तक तो हमें अंक दे रखे थे और हमसे समांतर माध्य पूछा था, तो हमने क्या किया, उन अंकों को जोड़ के और जितने वो अंक थे उतने से भाग कर दिया। अब हमें समांतर माध्य दे दिया है कुछ अंकों का और उनमें से एक अंक को x लिख दिया है, तो वो x की जगह कौन सा अंक होगा। तो देखो सूत्र तो वही है, अब समांतर माध्य पहले निकालते थे, अब के समांतर माध्य दिया हुआ है, अब के हमें अंक बताना है। तो सूत्र तो हमारा वही रहेगा, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों के कुल संख्या, आंकड़ों की कुल संख्या। तो अब एक बात देखो, अब के हमें ये दे दिया है, अब कि ये निकालना नहीं है, ये हमें दे दिया है कि समांतर माध्य 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। अब आंकड़ों का योग कैसे करेंगे, आंकड़ों को लिखो पहले, 3 + 4 + 8 + 5 + x, और उनके बीच में सबके में प्लस यानी कि धनात्मक चिन्ह लगा देना। और बटे में ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब क्या करेंगे, 4 बराबर इन सबको जोड़ दो। बस ध्यान एक चीज़ रखनी है कि इस x को अलग रखना है, x जो है वो इन सब नंबरों से, इन सब संख्याओं से नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि x जो है वो x से ही जोड़ा जाता है, x वाली संख्याओं से। तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। तो जैसे 3 4 7 7 8 15 5 20 3 23 2 25 और 1 26, तो नंबर को जोड़ लिया, वो 26, और x को अलग से ऐसे रखेंगे। ठीक है, x को नहीं उसमें जोड़ना है, ऐसे बस x 26 + x और बटे में 8। अब हमें x का मान ज्ञात करने के लिए, अब एक ये समीकरण बन गया, इसको हमें हल करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो ये है इसको यहाँ गुणा करेंगे, वज्र गुणनखंड यानी कि 4 का 8 से गुणा, और यहाँ जो भी है x + 26, तो 4 का 8 से गुणा 32 हो जाएगा, और यहाँ 26 + x। और अभी हमें x का मान निकालने के लिए जो x के साथ नंबर ये प्लस हो रहा है, मतलब जोड़ में धन में, तो इसको वहाँ जाके घटा देंगे, 32 - 26, तो कितना हो जाएगा, 26 में से 32 में से 26 को घटाएंगे तो 6, तो x का मान कितना हो जाएगा, 6। तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अगला सवाल है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में ऐसे ऐसे करके रन बनाए, मतलब किसी में 60, फिर 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9 और 71, तो औसत बताना है। तो बस इसमें नया क्या है, पहले दूसरे सवाल से कि यहाँ औसत शब्द का इस्तेमाल किया है, औसत शब्द बताना है। तो औसत और समांतर माध्य दोनों का एक ही मतलब होता है, ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। तो औसत भी निकालने के लिए हमें वही काम करना है जो समांतर माध्य, मतलब दोनों एक ही चीज़ होते हैं। तो हमें क्या करना है, लिख लेना आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो आंकड़ों को पहले जोड़ेंगे और फिर उसके बाद 10 से भाग दे देंगे, तो जो भी आएगा वही हमारा औसत हो जाएगा। तो चलो इनको पहले आंकड़ों को तो औसत निकालने के लिए करना वही काम है। ठीक है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या।
तो आंकड़े दे रखे हैं, ये जो रन दे रखे हैं इनको सबको जोड़ो और फिर इनको 10 से भाग दे दो, क्योंकि ये कुल कितने 10। तो इनका योग करना है, चलो योग कर लेते हैं। 0 2 2 6 8 4 12 12 7 19 3 22 7 29 9 38 और 1 39। 3 हासिल का, 3 6 9 9 6 15 15 5 20 6 26 26 7 33 26 5 31 3 34 2 36 36 और 7 43। तो इनका जो योग आ गया वो आ गया 439 439 और बटा में 10। अब 10 से जब इसको भाग देंगे तो भाग देने में 10 और 100 से कुछ नहीं करना होता, बस पॉइंट लगाना होता है। 10 से भाग देना है तो एक संख्या के पहले दशमलव लगा देंगे, 100 से देते तो 2 के पहले, तो उत्तर हो जाएगा 43.9। ठीक है। चलो 5वां सवाल है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंग्रेजी में अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो अनुक्रमांक ऊपर अनुक्रमांक नीचे प्राप्तांक, मतलब जो पहला रोल नंबर है उसके इतने नंबर हैं, दूसरे वाले रोल नंबर के इतने। अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर बोलते हैं जिसे, ऐसे ही करके। तो ये जो अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि किसको, इनको ऊपर वालों को जोड़ें या नीचे वालों को जोड़ें। तो ऊपर वाले तो अनुक्रमांक है, हमें प्राप्तांकों का समांतर माध्य निकालना है। अंग्रेजी में जो अंक हमें मिले हैं वो तो बच्चे हैं कि 1 से लेकर 10 तक जिनके रोल नंबर है, किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 10 है। तो हमें अंकों का प्राप्तांकों का हमें समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम अंकों का योग करेंगे। तो अंक कौन से हैं, ये ना प्राप्तांक जो हैं, तो इनका योग करेंगे और फिर उसके बाद हम कितने से 10 से भाग दे देंगे। ये कितने हैं, 10 है ना, तो ये इनको योग करा, तो योग करने पे ये आएगा 220। ठीक है, और बटे में 10, तो ये कितना हो जाएगा, 10 से तो ये 22 बार भाग हो जाएगा, तो 22 अंक। ठीक है, तो ये इनका समांतर माध्य हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, 6वां सवाल है कि एक विद्यालय के पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी से विद्यालय बच्चों को 10 दिन में इतनी पुस्तकें दी जाती हैं, मतलब पहले दिन इतनी, दूसरे दिन इतनी, ऐसे करके 10 दिन तक इतनी पुस्तकें दी गई। तो हमें वही बताना है कि औसत बताना है पुस्तकों का। तो औसत के लिए क्या करेंगे, सभी का योग बटे कुल संख्या। तो सभी का योग किया, तो मैंने करके दिखा दिया क्योंकि लिखने से क्या फ़ायदा है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 4000 आएगा। अब बटे में कुल संख्या 10 है, 4000 को 10 से भाग देने पे 400 उत्तर आ जाएगा, यानी कि 400 पुस्तकें। तो ये उसका सीधा सा। देखो अगला सवाल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज़रूरी है कि एक कक्षा है जिसमें 2 वर्ग हैं, एक ए वर्ग एक बी वर्ग। ठीक है, तो ए वर्ग में 25 छात्र हैं और उनका औसत भार है 51 किलोग्राम। अभी जो दिया हुआ है पहले उसको पढ़ते हैं ध्यान से। और जो कक्षा वर्ग ब है उसी कक्षा का, उसमें 35 छात्र हैं जिनका औसत भार है 54 किलोग्राम। तो हमें कुल कक्षा के 60 छात्रों का, 60 मतलब कौन से, 25 ये और 35 ये, तो ये मिलके हो जाएंगे 60। अब इन 60 का औसत बताना है हमें। 35 का अलग औसत दिया हुआ है और 25 का अलग औसत दिया हुआ है। अब हमें इन दोनों का एक साथ में औसत निकालना है। तो कुछ बच्चे अगर ऐसा सोचेंगे कि दोनों के औसत को जोड़ दो, तो ऐसा नहीं होता कि 25 वालों को और 35 वालों को जोड़ दो तो 60 का औसत आ जाएगा। तो ऐसे नहीं होता है। औसत निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला है, जो सूत्र है, हम उसी से निकालेंगे। तो देखो अब ध्यान से सुनना, बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो ये हो गया वर्ग ए और वर्ग बी। मैं ऐसे करके समझाने के लिए दोनों को अलग अलग लिख देता हूँ। अब वर्ग ए में औसत दे रखा है, क्या दे रखा है, औसत। औसत कितना दे रखा है, 51 किलोग्राम। और छात्रों की संख्या दे रखी है, छात्रों की संख्या कितनी दे रखी है, 25। अब ऐसे ही वर्ग बी में छात्र दे रखे हैं 35 और औसत दे रखा है 54 किलोग्राम। तो होता क्या है, सब छोड़ो, अभी जो तीसरी चीज़ हमसे जो हमें बतानी है कि 60 छात्रों का औसत, वो हम बाद में बताएंगे। पहले ये देखो कि अगर हमें औसत दिया है और छात्रों की संख्या दी है तो हम क्या निकाल सकते हैं। तो देखो औसत का सूत्र है, हमें याद है कि औसत होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों का कुल संख्या। अब यहाँ आंकड़ा क्या है, यहाँ आंकड़ा है इनका भार। तो क्या हो जाएगा,
इनके भार का योग बटे कुल जितने भी ये बच्चे हैं, तो बच्चे कितने हैं ये 25, और औसत कितना है, अब यहाँ औसत की जगह कितना लिख देंगे, औसत कितना है, औसत है 51। तो हमने क्या किया, औसत का फॉर्मूला लिखा, सूत्र लिखा, औसत बराबर आंकड़ों का योग। अब आंकड़ा यहाँ पे भार है तो भार का योग बटे कुल जितने भी बच्चे हैं उनकी संख्या, तो 25 बच्चे, और इनका औसत दे रखा था 51, तो 51 दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये दोनों पता है तो हम इससे भार निकाल लेंगे। किनका, तो भार, और ये भार निकल किनका रहा है, 25 छात्रों का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 51 × 25, तो इनकी गुणा कर देंगे, 25 एकम 25, 2 हासिल, 25 पंजे 125 और 2 127, यानी कि ये जो आया निकल के, ये कुल भार आ गया। किसका कुल भार आ गया, ये वर्ग ए के छात्रों का, यानी कि वर्ग ए के छात्रों का जो वजन है, टोटल वजन जो है कुल भार, वो 1275 किलोग्राम है। अब ऐसे ही हम वर्ग बे में जाएंगे, वर्ग बी में। तो औसत का सूत्र क्या होता है भाई, औसत बराबर, चलो मैं लिख देता हूँ इधर, वहाँ नहीं लिखा, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो मैं कुल संख्या लिख देता हूँ बस, ठीक है। तो अब हमें औसत तो यहाँ पे भी दिया हुआ है, औसत कितना है 54 किलोग्राम। आंकड़ों का योग, आंकड़ा किस चीज़ का दिया हुआ है, भार का, तो यानी कि भार, कुल भार लिख दो, योग मतलब कुल भार, अब बटे कुल संख्या, मतलब कितने बच्चों का भार दिया हुआ है, ये 35 छात्रों का। तो अब हम क्या करेंगे, हम सेक्शन बी यानी वर्ग बी के भी छात्रों का कुल भार निकाल लेंगे। कैसे, इन दोनों की गुणा करके, तो ऐसे करके वज्र गुणनखंड हो जाएगा, तो कुल भार आ जाएगा ये। तो इनकी गुणा करते हैं तो कितनी होगी, ये हो जाएगी, एक सेकंड में करता हूँ। तो क्या हुआ, इनकी गुणा करने पे आएगा 1890 किलोग्राम। तो ये जो है, ये वजन आया जो वर्ग बी के छात्र हैं, मतलब टोटल वजन। देखो वो औसत अलग चीज़ होती है, औसत तो मतलब सबका जोड़ के योग निकालना। अब ये उन सबका वो योग आ गया भार का। तो सेक्शन ए मतलब वर्ग ए और वर्ग बी में, वर्ग ए के छात्रों में कुल इतना वजन है और वर्ग बी के छात्रों में कुल इतना वजन है। अब हमें इन सब का औसत निकालना है, ये जितने भी छात्र हैं, यानी कि 35 और 25। तो इन सब का औसत कैसे निकलेगा, तो 60 छात्रों का औसत, अब मैं यहाँ पे, तो 60 छात्रों के भार का औसत कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कि 60 छात्रों के भार को जोड़ दो, अब बटे में कुल संख्या यानी कि 60 से भाग दे दो। औसत ऐसे तो निकालते हैं, कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग मतलब इनके भार का योग कर दो, तो कुल भार बटे कुल संख्या। और कुल भार कितना हो जाएगा, कुल भार कितना, अब 60 का निकाल लें तो ये और ये दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो इनको जोड़ देंगे, वो अभी नीचे से ऊपर कर देता हूँ, जगह नहीं थी, ठीक है। तो औसत 60 छात्रों के भार का औसत क्या होगा, 60 छात्रों के वजन को, भार को पहले जोड़ो और बटे में 60 से मतलब भाग दे दो 60 से। तो अब इनको जोड़ने पे कितना आएगा, 5 9 7 16, 1 हासिल का 8 तो 10 और 11, 1 2 और 1 हासिल का 3 बटे 60। अब 60 से भाग करके उत्तर लिख देना है। तो चलो भाग भी कर देता हूँ। 60 से 5 बार 300 हो जाएगा, ये 16 बचेगा, नीचे 5 आएगा, 60 से 2 बार 120, कितना बचेगा 45, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे। 7 बार होगा 420, 30 और ये 0, 60 से 5 बार यानी कि 52.75 किलोग्राम। तो ये इनके 60 बच्चों का जो भार का औसत आएगा वो इतना आएगा, 52.75 किलोग्राम। चलो देखो बच्चों, अगला सवाल है 8वां कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। फिर बोला उन 5 में से एक संख्या हटा दी, अब हटाने पे औसत रह गया 16। तो अब बताना है कि जो संख्या हटाई है वो संख्या क्या है, ठीक है। तो देखो 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो कैसे लिखेंगे, औसत को हम कैसे लिखते हैं, अभी तक हम लिखते हुए आए, औसत बराबर आंकड़ों का योग। तो यहाँ पे क्या है, आंकड़ा संख्या है, तो संख्याओं का योग, संख्याओं का योग
बटे में कुल संख्या, ऐसे करके लिख देंगे। अब हमें जो जो दिया हुआ है उसका यहाँ पे मान लगाएंगे। अब के औसत दिया है ना, 5 संख्याओं का औसत 18 है, मतलब हमें औसत दिया हुआ है, तो औसत 18 है तो औसत की जगह 18 लिख देंगे। संख्याओं का योग पता नहीं, संख्याओं का योग क्या है, तो संख्याओं का योग हमें पता ही नहीं है। हमें ये ज़रूर पता है कि संख्या कितनी है, कुल 5। किसने बोला ना, 5 संख्याओं का औसत 18 है। तो औसत पता है, संख्या कितनी है ये पता है, संख्याओं का योग कितना ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसको यहाँ ऐसे ही लिख दो, 5 संख्याओं का योग। ठीक है, 5 संख्याओं का योग। तो अब क्या करेंगे, जब हमें ये नहीं पता, ये दोनों पता है, तो ये पता करने के लिए हम इन दोनों का गुणा कर देते हैं। पीछे भी कर चुके हैं। तो 18 गुणा 5 तो कितना हो जाएगा, 90। तो ये 90 क्या हो गया, ये हो गया इन संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग। यहाँ ऐसे लिख दो बराबर में 5 संख्याओं का योग, 5 ऐसे करके लिख दो, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ये 5 का और गुणा कर दो, 5 संख्याओं का योग। ठीक है, तो 5 संख्याओं का योग हो गया 90, 18 × 5 90। अब लेकिन हमसे 5 संख्याओं का योग थोड़ी ना पूछा है, हमसे तो पूछा है कि एक संख्या हटा दी है तो फिर औसत 16 हो जाता है, तो वो हटाई हुई संख्या क्या होगी। अब यदि एक संख्या हम हटा दें, यदि एक संख्या हटा दी जाए, इसने यही तो शर्त दी है, तो औसत कितना हो जाता है, औसत हो जाता है 16। और संख्या कितनी बचेंगी, पहले 5 थी, एक हटा दी तो संख्या बची 4। तो अभी फिर से वही सूत्र लगाएंगे, औसत बराबर अब कितना होगा, 4 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का योग बटे 4 संख्या, मतलब बटे में 4। अब औसत दिया है कि यदि एक संख्या हटा दी गई है तो अब जो औसत है वो औसत है 16। तो औसत की जगह तो लिखेंगे 16, यहाँ पे लिखेंगे 4 संख्याओं का योग। 4 संख्याओं का योग थोड़ी ना पता है हमें, अब बटे में 4। तो अब इनकी गुणा करने पे हमें 4 संख्याओं का योग मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का योग हो जाएगा 16 × 4 यानी कि 64। 16 × 4 यानी कि 64 है। अब देखो, जब संख्या 5 थी तो उनका योग था 90, जब संख्या 4 हैं तो योग है 64। तो जो संख्या हट गई वो कितनी थी, इसको पता करने के लिए हम इनमें जितने का अंतर है, इसी की मान के चलो हमारे पास 2 संख्याएं, एक तो है 3 संख्या हमारे पास, 3, 4 और 5, समझाने के लिए बता रहा हूँ। इनका योग कितना हो जाएगा, 3, 4, 7, 5, 12। अब एक संख्या हमने हटा दी तो अब इनका योग कितना रह जाएगा, 3 और 5 8। तो हमने पहले योग था 12, अब ये योग कितना है 8। तो इसका मतलब जो हटी थी संख्या, वो तुम्हें पता थी ना कि हटाई थी मैंने, इधर से 4 हटाई थी ना, तो वो 4 कहाँ से, वो इनको माइनस करने से पता चल गया ना, 12 में से 8 घटा दो तो 4 आ गया। तो हमें क्या करना है कि ये जो 5 संख्याओं का योग था ये 90 है और 4 संख्याओं का योग जो है वो 64 है। तो जो हटाई हुई संख्या है भाई कम क्यों, क्योंकि योग अब कम हो गया ना, क्योंकि एक संख्या हट गई। अब जितना कम हुआ वही हटी है। तो जो हटी हुई संख्या है वो कैसे निकालेंगे, हटी हुई संख्या या हटी संख्या बराबर 90 माइनस 64, तो ये हो जाएगा 26। ठीक है, ये उत्तर है इसका। कि 13 संख्याएं हैं जिनका माध्य 24 है, 13 संख्याएं हैं उनका माध्य 24 है। अब बोला कि यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा, मतलब नया माध्य कितना होगा या क्या परिवर्तन उसमें आएगा। अब देखो इसको हमें करना, इसमें कुछ भी नहीं है। अब ये एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि अगर तुमसे ऐसा बोला जाए कि कुछ संख्याओं का माध्य इतना है, जैसे इसमें बोला 13 संख्याओं का माध्य 24 है, और प्रत्येक शब्द ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक संख्या में, अगर ये नहीं है तो फिर अलग बात हो जाएगी कि प्रत्येक संख्या में
3 जोड़ा गया, 3 जोड़ा जाए, 4 जोड़ा जाए, 20 जोड़ा जाए, कितना भी जोड़ा जाए, अगर प्रत्येक संख्या में जोड़ा जा रहा है तो हमारा माध्य में भी जितना प्रत्येक संख्या में हमने जिस अंक को जोड़ा है हमारा माध्य भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। वैसे तुम्हारी किताब में ऐसा सवाल नहीं है। अगर घटाने का बोलता तो अगर मानो ऐसे बोलता कि प्रत्येक संख्या में से 3 घटाया जाता है तो माध्य 3 कम हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में 3 का गुणा किया जाता है तो माध्य भी 3 से गुणा हो जाएगा। 3 से भाग करा जाता है प्रत्येक, लेकिन शब्द याद रखना है प्रत्येक। अगर ये प्रत्येक नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर अलग टाइप हो जाएगी। तो यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया, पहले माध्य संख्या 13 हो 40 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माध्य में हमारे में पहले माध्य था 24, अब प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने से माध्य हमारा 3 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि नया माध्य 3 अधिक हो जाएगा, 3 अधिक हो जाएगा। क्योंकि अगर हम 3 जोड़ रहे हैं प्रत्येक संख्या में, तब प्रत्येक शब्द में बार बार जोड़ डाल के कह रहा हूँ कि अगर प्रत्येक नहीं बोलता तो नया माध्य कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे घटाने, गुणा, भाग, प्रत्येक अगर ऐसे बोलता कि प्रत्येक में 3 का गुणा किया जाता है प्रत्येक संख्या में, तो माध्य कितना होगा, तो माध्य में 3 की गुणा कर देते, 24 गुणा 3 यानी 72। ठीक है। ऐसे देखो अगला आखिरी सवाल है कि एक विद्यालय के 5 कर्मचारी हैं जिनका औसत मासिक वेतन 3000 रुपये है, और उसमें से क्या हुआ, एक कर्मचारी का सेवानिवृत्त मतलब रिटायर हो गया। तो फिर क्या हुआ कि जब वो रिटायर हो गया, सेवानिवृत्त हो गया, तो बाकी जो बचे कर्मचारी, बाकी कितने बचे, 4, पहले 5 थे, तो अब उनका जो औसत मासिक वेतन है वो बढ़ के 3200 रुपये हो गया। तो अब हमें बताना है कि जो सेवानिवृत्त हुआ है जो कर्मचारी, उसका उस समय वेतन कितना था। तो देखो ये जो सवाल है ये भी हमने पीछे एक सवाल किया था उसके ही जैसे है कि 5 संख्याओं का औसत इतना है, एक संख्या हटा दी गई तो औसत इतना रह गया। वहाँ संख्या थी या कर्मचारी हैं कि 5 कर्मचारियों की पेमेंट जो है वेतन का औसत इतना है, एक हटा दिया तो इतना हो गया। तो हटाई हुई संख्या ज्ञात करिए। यहाँ पे हटाए हुए कर्मचारी मतलब सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन बताना है। तो बिल्कुल एक जैसे तरीके से करना है। पहले 5 कर्मचारियों का टोटल योग निकालो, फिर 4 का निकालो, फिर उनको घटा देना है। तो मतलब कंपैरिजन के लिए, तुलनात्मक तरीके से देखने के लिए तुम उस सवाल को भी वापस देख सकते हो। तो बिल्कुल ये एक ही जैसे हैं, वहाँ संख्या चल रही है, यहाँ कर्मचारी चल रहे हैं, फ़र्क ये है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले क्या दिया हुआ है, औसत 5 कर्मचारियों का औसत। तो औसत होता है, औसत कितना कैसे निकालते हैं हम, सभी का योग। अब योग क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा, वेतन का योग, वेतन का योग। अब वेतन का योग कितने लोगों के, 5 लोगों के। ठीक है, 5 लोगों के वेतन का योग। चलो मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, 5 कर्मचारियों के वेतन का योग बटे में 5। तो ये औसत हमें दे रखा है ना, 5 कर्मचारियों को कितना है, 3000। तो यहाँ 3000। ठीक है, यहाँ 5 कर्मचारियों के वेतन का योग बटे में 5। ठीक है, तो 5 कर्मचारियों का वेतन कितना हो जाएगा, वेतन का योग, इस 5 की इधर गुणा कर देंगे तो 300 गुणा 5, यानी कि 300 नहीं है 3000 है, 3000 गुणा 5 यानी कि 15000 रुपया। ये क्या है, ये 5 कर्मचारी जो थे, जब 5 थे कर्मचारी उस समय उनका कुल वेतन कितना होता था, उनका कुल वेतन होता था 15000 रुपये। लेकिन क्या हुआ, एक कर्मचारी जो था, एक कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद क्या हुआ, औसत कितना रह गया, औसत हो गया कितना, 3200। और कुल योग मतलब अब कितना, अब बटे में 4, मतलब कुल क्या है ये, 4 कर्मचारियों का वेतन। अब कितने कर्मचारियों का, 4 कर्मचारी के वेतन का योग। अब एक तो सेवानिवृत्त हो गया तो बचे कितने, 4। तो हम कैसे निकालेंगे, औसत बराबर 4 का वेतन का योग बटे में 4। अब 4 से इसकी गुणा कर लो, तो 4 गुणा 3200 कर लो, तो 3200 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 3200 गुणा 4। तो 3200 गुणा 4 हो जाएगा तुम्हारा
0 0 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि 12,800 रुपये। ये क्या है? ये है 4 कर्मचारियों के वेतन का योग। मतलब इनकी गुणा करने से, यहाँ और यहाँ गुणा करने से ये चीज़ आती है, और इसकी गुणा करने से आया था 5 कर्मचारियों का वेतन का योग। कर्मचारी 5, तब तो उनका वेतन था सबका मिलके 15,000 रुपये। अब कम कर्मचारी रह गए 4, तो अब उनका कुल मिला के वेतन रह गया इतना। तो जो गया उसका वेतन कितना था, जितने का इनमें अब अंतर है, ठीक है, इनको अब घटा देंगे। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन जो होगा वो कैसे निकालेंगे हम, इनको घटाने पर 15,000 में से घटा देंगे हम 12,800, तो ये बचेगा 200, तो मिलके 13,000 हो गया, और फिर 2,000, यानी कि 2,200 रुपये के जो गया है कर्मचारी, उसका वेतन जो था वो 2,200 रुपये था। ठीक है, तो यहाँ पे होता है तुम्हारा इस एक्सरसाइज का मतलब प्रश्नमाला का ख़त्म। अब अगली वीडियो में अगली प्रश्नमाला। तो बेटा जो वीडियो देख रहे हैं वो लाइक करें ज़रूर, सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी कर लें। जब अगर मुझे सपोर्ट मिलेगा अच्छे से, वीडियो पे लाइक मिलेंगे, सब्सक्राइबर मिलेंगे, शेयर मिलेंगे, तो मैं आगे भी वीडियो फिर जल्दी जल्दी बनाऊँगा। ठीक है, तो बेटा हौसला दीजिए, ठीक है, सपोर्ट करिए। तो आगे और अभी बहुत समय है बोर्ड की परीक्षाओं होने में, क्योंकि अभी कोई तिथि फिक्स नहीं है, तो मैं बहुत सिलेबस करवा दूंगा और ऑलमोस्ट सारा ही करवा दूंगा। अच्छे से तुम्हारा भर भर के सपोर्ट मिलेगा। तो चलो ठीक है, अभी जय हिंद जय भारत।